नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9 घर्षण। अपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते हुए देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप किसी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु से पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, अंततः वह रुक जाती है। इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। घर्षण बल। क्रियाकलाप 9.1। मेज पर रखी किसी पुस्तक 9.2 ए पर धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इस क्रिया को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। चित्र 9.2 बी। क्या इस बार भी पुस्तक पर रुक जाती है? क्या आप इसका सटीक स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि ये पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए? इस पर बल को घर्षण बल कहते हैं। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा की ओर कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। 9.2 किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। 9.3 आपको यह बल लगाना पड़ता है जैसे ही ईंटों की गति करना प्रारंभ करते हैं। कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के बीच पृष्ठों के बीच लगता है। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जा सकता है। इससे एक कुंडलीकृत कमानी होती है जिससे बल लगाने वाले प्रसार हो जाता है। बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने पर पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 9.2 किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई अनंत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग ला सकते हैं। चित्र 9.4 ए। अनाथ समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल से इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूर तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। किसी भी स्थिति में पेन द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरी भिन्न होती है। इस कारण जानने का प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनिवार्यता के कारण होती है। ऐसे पृष्ठ जो दिखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। चित्र 9.5 दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे से भीतर घिस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन पर पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन को कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए गए घर्षण में वृद्धि हो जाती है। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस पर खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। आपने
अनुभव को याद कीजिए जब पिछली कक्षा में आप किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया। 9.6 यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है तो आप इस प्रकार का अनुभव करिए। कौन सा कार्य आसान है? विरामावस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अवश्य अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विरामा से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल की गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब आप अपने अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हाड़ी में से किसी पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसके हाथों में पकड़ना आसान होगा अथवा किसी कठिन? जरा सोचिए, यदि घर्षण ना हो तो क्या आप गिलास को पकड़ रखना संभव है? याद कीजिए, मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर देता है तब भी वह नहीं रुकेगी यदि वह घर्षण ना हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेन, प्लास, बैरियल अथवा जूतों के सोल ही क्यों ना हो। 9.8 आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों में घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी। घर्षण से उष्मा भी उत्सर्जन उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के रगड़िए। 9.9 आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रोस्ट प्रेस से रगड़ते हैं तो क्या आग पकड़ लेती है? 9.10 घर्षण बढ़ाना तथा घटना। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली कांटेदार क्यों? 9.11 खांचे जूतों की फर्श पकड़ बनाने जिसके कारण आप चलते में सुरक्षित हैं। इस प्रकार कारों, ट्रक, बुलडोजर के टायरों में खांचेदार होते हैं जिसके सड़क में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, अच्छी बनी रहती है। स्वचालित वाहनों, साइकिलों में ब्रेक प्रणालियों के ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण की वृद्धि करते हैं। तब जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसमें ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह नोट किया होगा, जब आप दरवाजे पर कब्जे चूल में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटरसाइकिल मैग्नीस मिस्त्री इन मशीनों में गतिशील भागों में बीच ग्रीस लगा देते हैं। उपरोक्त में सभी परिस्थितियों में हम दक्षता की वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो उसकी एक पतली परत बन जाती है जो गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे से रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं में अंतर्बंध अथवा अंतःपसंस काफ़ी सीमा तक दूर हो जाते हैं। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वह पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का प्रयोग किया जाता है। पहिए घर्षण कम करते हैं। अपने अचेटियों अथवा अन्य सामानों पर रोलर जड़े हुए देखे होंगे। ऐसे सामानों पर कोई छोटा सा बच्चा आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों? आइए पता लगाएं।
9.1 बेलनाकार आकृति में कुछ पेंसिल लीजिए, इसे मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इसके ऊपर कोई मोटी पुस्तक। 9.15 अब पुस्तक को धकेलिए, आप पाएंगे कि पुस्तक गतिशील होने में पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल के इस प्रकार गति को लोटने की गति कहते हैं। क्या आप अनुभव कर सकते हैं पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने में घर्षण कम हो गया है। बॉल बेयरिंग घर्षण का कम कर देना। तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की और विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगती है। इसी प्रकार जब हम अन्य द्रव में भी होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों में एक नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार करना होता है। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं में विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि वह तरल गति करते समय घर्षण पर पार करने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथावत संभव कम हो। वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए। 9.17 क्या आप इसकी आकृति तथा इसकी पक्षी की आकृति में कोई समानता देख पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार किए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। प्रमुख शब्द: बॉल बेयरिंग, घर्षण, तरल घर्षण, घर्षण अंतः बंधन, स्नेहक, लैटिन घर्षण, सभी सर्पी घर्षण, स्मैथिक घर्षण। आपने क्या सीखा? आपके लिए एक पहेली। अभ्यास।